चांद फतह के बाद आज भारत का परचम सूरज पर फहरने वाला है। आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 अपने फाइनल पॉइंट में एंट्री लेने वाला है। 2 सितंबर को शुरू हुई आदित्य L1 की यात्रा 126 दिन बाद 37 लाख किलोमीटर का सफर पूरा कर हेलो ऑर्बिट में पहुंचने वाला है, जिसके बाद भारत के पहले सोलर ऑब्जर्वेटरी की धरती से दूरी 15 लाख किलोमीटर होगी। आज शाम 4 बजे आदित्य L1 एक बार फिर भारत को गर्व का एहसास कराएगा। तो इसरो के वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि से सूरज के रहस्यों का पता लगाना आसान और संभव हो जाएगा। अगले 5 सालों तक भारत का सौर मिशन सौर मंडल की स्टडी करेगा। आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष ऑब्जर्वेटरी है। इसके सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचने के लिए इसरो के वैज्ञानिक लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज वो पॉइंट जहां आदित्य L1 सूरज के सबसे नजदीक होगा यानी कि L1 हेलो पॉइंट पर पहुंचेगा। आदित्य L1 का सूर्य से सामना, हेलो ऑर्बिट में एंट्री की तैयारी। चांद के बाद सूरज पर भारत का परचम, मिशन के लिए तैयार इसरो। आदित्य L1 का नया पड़ाव, इसरो का सूर्य नमस्कार। 2023 में चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग से पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके इसरो 2024 की शुरुआत में अपने सूर्य मिशन आदित्य L1 को फाइनल पॉइंट में एंटर कराने के लिए तैयार है। 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया भारत का पहला सूर्य मिशन 126 दिनों में 37 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर आज L1 पॉइंट पर पहुंच रहा है। आज से अगले 5 साल तक आदित्य L1 का पता सूर्य के L1 पॉइंट के पास हेलो ऑर्बिट ही होगा। आदित्य L1 उपग्रह को धरती से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर लेग्रांजे 1 पॉइंट पर इंसर्ट किया जाना है। ये इंसर्शन काफी चुनौती भरा हो सकता है। इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ से 2 सितंबर को हमने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया था। लॉन्च करने के बाद उसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। उसके बाद ये ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर है, या आपने चंद्रयान में भी सुना होगा, जो फ्यूल बचाने के लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे हम धरती के गुरुत्वीय बल का इस्तेमाल करते हुए हमारे सैटेलाइट को उसके आकार को बढ़ाते रहते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब वो धरती के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाता है। ये देखिए, ये जो लाइन है ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। ये 30 सितंबर को ऐसा हुआ था, जिसके बाद इसे हमने आदित्य L1 को लैग्रांजे 1 पॉइंट की तरफ, जो सूर्य की दिशा है, ये जो आप देख रहे हैं ये लैग्रांजे 1 पॉइंट है, तो इस दिशा में इसको मोड़ दिया था। ये क्रूज फेस है, इसीलिए हमें इतना वक्त लगा, तकरीबन 4 महीने का वक्त लगा। और अभी हमारा सैटेलाइट जो है इस लैग्रांजे 1 पॉइंट के आसपास कहीं पर है। अब एक और मैन्यूवर यहाँ पर होना है। उस मैन्यूवर में थ्रस्टर्स को ऑन किया जाएगा और एक आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लूप नुमा आपको एक ट्रेजेक्ट्री नजर आ रही है। इस लूप नुमा ट्रेजेक्ट्री को करते हुए उसे L1 पॉइंट के आसपास यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखिए, आदित्य L1 जो है ये हेलो ऑर्बिट इसे कहा जाता है। इस हेलो ऑर्बिट में यहाँ पर इसको स्थापित कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये L1 पॉइंट के इर्द गिर्द लगातार चक्कर लगाता रहेगा। सूर्य के L1 पॉइंट पर धरती और सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स एक समान रहता है। इसरो के वैज्ञानिकों की बड़ी चुनौती L1 पॉइंट के चारों ओर एक ऑर्बिट में आदित्य L1 को रखना है। L1 बिंदु है वो इस प्रकार से उसको समझना चाहिए कि वहाँ पृथ्वी और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक समान है। ये एक ऐसा बिंदु है, सिर्फ उस बिंदु तक पहुंचना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो मैथमेटिकली एक ऐसा पॉइंट है, ज़रा सा इधर हुए तो पृथ्वी की तरफ आ गए, ज़रा सा उधर हुए तो सूर्य की तरफ ड्रिफ्ट कर गए। तो इस बिंदु के चारों ओर जो है एक ऑर्बिट में हमें आदित्य L1 को रखना है। उसके एक कारण ये है कि हम सीधे सूर्य को नहीं देख सकते हैं। सूर्य खुद से
रेडियो सोर्स है, बड़ा स्ट्रांग रेडियो सोर्स है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के साथ है उसमें बाधा नहीं पड़नी चाहिए। आज शाम 4 बजे आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्वेज 1 पॉइंट के पास निर्धारित हेलो ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाएगा। इसरो के मुताबिक इसे करने के लिए आदित्य L1 में लगे मोटर्स को इस तरह से फायर किया जाएगा ताकि हमारा उपग्रह L1 पॉइंट के पास तय कक्षा में स्थापित हो जाए। इस मैनुअल के सफल होने के साथ ही आदित्य L1 उपग्रह लैंग्वेज 1 पॉइंट के चारों ओर घूमते हुए सूरज की स्टडी करना शुरू कर देगा। L2 पे है और L2 पे एक्चुअली आप नासा के जो JWST टेलीस्कोप है वह एक्चुअली वहां पे, तो आप देखेंगे कि जो L2 पॉइंट है वो धरती के पीछे है। क्योंकि हमारा मिशन सन को स्टडी करने के लिए है तो L1 पॉइंट सन अर्थ से आगे है, सन की दिशा में। यदि हम सन और अर्थ को एक लाइन से कनेक्ट करें तो ये उस लाइन पे अर्थ से आगे है 1.5 मिलियन किलोमीटर, जबकि L2 पॉइंट अर्थ के पीछे है उसी सन अर्थ लाइन में। तो JWST चूंकि स्टार और दूसरी चीजों को ऑब्जर्व करता है, उसका मकसद सन को ऑब्जर्व करना नहीं है। यदि हम L2 पे भेजते तो सन को नहीं देख पाते, अर्थ ही अकल्ट कर लेता। तो इसका मतलब कि सोलर मिशन L1 पर बहुत फायदेमंद होता है। इनफैक्ट दूसरे कंट्री ने भी पहले L1 पे मिशन भेज चुके हैं सन को स्टडी करने के लिए और वो मिशन भी काफी सक्सेसफुल रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इसरो अपने सैटेलाइट को लैंग्वेज पॉइंट 1 या L1 पर ही क्यों स्थापित करना चाहता है? तो इसका जवाब है कि सूरज और पृथ्वी के बीच L1 से L5 तक 5 लैंग्वेज पॉइंट हैं। सीधी भाषा में समझें तो ये पॉइंट अंतरिक्ष में पार्किंग की जगह की तरह काम करते हैं। 5 खास जगह हैं जहां एक छोटी चीज बड़े ग्रह के साथ एक स्थिर पैटर्न में घूम सकती है। लैंग्वेज पॉइंट वो जगह है जहां ये छोटी चीज दोनों ग्रह के साथ मिलकर चल सकती है। पृथ्वी सूर्य सिस्टम का L1 पॉइंट सूर्य को लगातार देख सकता है। यहां ग्रहण की छाया में आने की संभावना भी नहीं होती है। इसका मतलब कि लैंग्वेज पॉइंट पर रखे यान को अपनी जगह बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। L1 पॉइंट पर ऐसी स्थिति होती है जिसमें यान की ज्यादा ऊर्जा नहीं जाती और वो अपने मुख्य काम जैसे कि प्रयोग पर ध्यान दे सकता है। आज इसरो के वैज्ञानिक एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार हैं। तो अपने हेलो ऑर्बिट में पहुंचने के बाद अगले 5 साल तक 400 करोड़ रुपए का आदित्य L1 मिशन भारत के 50,000 करोड़ के 50 से ज्यादा अधिक सैटेलाइट्स की सुरक्षा करेगा। इसके साथ ही कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। सौर तूफानों के आने की वजह और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है, सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की स्टडी करेगा और सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा। पहले मंगलयान फिर मून मिशन की सफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिकों के हौसले बुलंद हैं और आज फिर से भारत सूर्य पर परचम फहराने वाला है। ये बहुत क्रिटिकल मिशन इस लिहाज से भी है क्योंकि इतनी दूर पर इन सब चीज़ों को प्रिसिशन के साथ करना, हालांकि अब हम कह सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों को, इसरो के जितने भी विशेषज्ञ हैं उसको इनको इस बात की महारत हासिल हो गई है। हमने चंद्रयान 3 की जो सेफ लैंडिंग मून के साउथ पोलर रीजन के आसपास करवाई, उससे पहले मंगलयान जो है हम उसको ऑर्बिट में सही तरीके से प्लेस कर पाए हैं। तो इस लिहाज से वैज्ञानिकों के हौसले, उम्मीदें बहुत बड़ी हुई है। हालांकि ये दूरी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर चूंकि ये स्टेबल पॉइंट नहीं है L1, इसलिए थोड़ी सी चुनौतियों का सामना वैज्ञानिकों को करना पड़ सकता है। आदित्य L1 में 7 पेलोड लगे हैं। ये 7 पेलोड सूर्य के अलग अलग रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। इसमें 7 मुख्य पेलोड बनाए गए हैं, जिसमें सबसे मेन पेलोड जो है वो VELC है। VELC का काम उसके कोरोना को, सूरज के कोरोना को स्टडी करने का होगा। उसके अलावा पापा, सॉलिक्स, एस्पैक्स, स्टेप्स 1, उसके अलावा सूट और मैग्नेटोमीटर, ये जो 7 उपग्रह हैं, 7 उपकरण है, माफ कीजिए, इनकी मदद से ये सारा जो हमारा जो मिशन है वो वहाँ पर काम करेगा। सबसे पहले अगर हम VELC की बात कर लें तो विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ इसे कहा जाता है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इसे बनाया है। तो जो कोरोना आप देख रहे हैं, जो आउटर मोस्ट जो सरफेस होता है सूरज का, उसको जो है वो रीड करेगा। इसके अलावा सूट, इसका हमने देखा कि कुछ दिन पहले जब ये ऑन द वे था तभी इसने इस इंस्ट्रूमेंट ने काम करना शुरू किया था और बेहतरीन पिक्चर्स वहां की हमें मिली थी जो सन की है। उसके अलावा जो अगला हुआ है आदित्य सोलार विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जो एस्पैक्स है,
वो एक इंस्ट्रूमेंट इसमें लगा हुआ है, प्लाज्मा एनालाइजर लगा हुआ है, जो प्लाज्मा विकिरणें सूर्य से निकलती हैं, पापा जिसको कहा गया है, वो कैसे उसकी स्टडी करेगा। देखिए ये विकिरणें जो बाहर निकलती हैं आउटर एटमॉस्फेयर में धरती तक पहुंचती है, उसको कैसे स्टडी होगी। इसके अलावा सोलार लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो एक्सरे विकिरण है उसके अध्ययन के लिए खास तौर पर इन पेलोड्स को इसमें लगाया गया। आज एक बार फिर इसरो नया कीर्तिमान रचने को तैयार है, तो चांद फतेह के बाद भारत की सूर्य पर परचम फहराने की तैयारी है।